हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे अपनी कविता 4 मन, जो कि एक पूरक पठन है। उसका हम स्वाध्याय प्रश्न उत्तर देखेंगे छात्रों। स्वाध्याय प्रश्न उत्तर के जाने तक पहले हम बता दें आपको कि आपको पूरक पठन में से कुल 4 अंकों के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 अंकों का आपका प्रश्न उत्तर होता है और 2 अंकों का आपका स्वमत अभिव्यक्ति प्रश्न होता है। तो चलते हैं हम प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति क्या करनी है? 2 हाइकू जो आपको नीचे दिए गए हैं, उन दोनों हाइकू से मिलने वाले संदेश आपको लिखने हैं। प्रथम हाइकू है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। और दूसरा है, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। तो देखते हैं उत्तर इसका। प्रथम हाइकू का संदेश है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा का। कवि यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते जाना रहना चाहिए। फल प्राप्ति इच्छा करने के बजाय कर्म करते रहना चाहिए। दूसरे हाइकू के द्वारा दिया हुआ संदेश है, कवि यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि जब दुख में आंसू बनकर आंखों से बहते हैं, तब यह मानना चाहिए कि कुंठा मतलब निराशा यह नैनों के द्वार से बाहर आ रही है। तो इस तरह से दोनों हाइकू के द्वारा आपको दिए गए संदेश यहाँ बताए गए हैं। अगला प्रश्न, हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। तो महीना कौन सा हाइकू में प्रयुक्त हुआ है और कौन सी ऋतु आई है, उसके बारे में देखते हैं हम। हाइकू में प्रयुक्त महीना है फागुन और ऋतु है बसंत ऋतु। अगला प्रश्न, उत्तर लिखिए। मझधार में डोले छिपे हुए धुल गए और चौथा अमर हुए। उत्तर देखते हैं छात्रों। मझधार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए सितारे, धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों के स्वर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय भाव स्पष्ट करना मतलब इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, ये वहाँ पर लिखना है। पहली पंक्ति, चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। और दूसरी है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो यहाँ पर उत्तर है, गुलाब का फूल सदैव कांटों के बीच ही होता है और लेकिन वह अपनी कोमलता और सुगंध नहीं छोड़ता है, फिर भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है और गुलाब हमेशा खिलखिलाता रहता है। हमें जीवन में समस्याओं से गुलाब की तरह खिलखिलाते रहना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मशक्ति और दृढ़ता के साथ सामना करते हुए गुलाब की तरह मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहिए। दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। जिस तरह से गुलाब का फूल प्रेरणा है हमारे लिए, उसी तरह से हमें भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। दूसरी पंक्ति देखते हैं, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। यहाँ कवि कहते हैं कि रेलगाड़ी की पटरियां हमेशा साथ साथ चलती हैं, परंतु सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। यहाँ कवि ये संदेश देते हैं कि हमारे शुभचिंतक लोग भी दिखावा नहीं करते हैं, बल्कि हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर लिखिए। छिपे हुए क्या है? सितारे, धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों के स्वर। अगला प्रश्न, परिणाम लिखिए। सितारों का छिपने का क्या परिणाम होता है? आकाश सूना हो जाता है, तो उत्तर है सूना आकाश। दूसरा है, तुम्हारा गीतों को स्वर देना। गीतों को स्वर देने से क्या होता है? गीत अमर हो जाते हैं, तो गीतों का अमर होना उत्तर है। अगला प्रश्न, मन की डैश 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 बरसी आंखें, इस हाइकू का सरल अर्थ लिखना है। तो उत्तर है यहाँ पर, मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है, तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। अगला प्रश्न, जोड़ियाँ मिलाइए। मछली मौन, गीतों के स्वर सूना, रेल की पटरियाँ प्यासी, आकाश अमर और पीड़ा। तो उत्तर देखिए छात्रों,
मछली प्यासी, गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरियाँ मौन और आकाश सूना। सागर में भी रहकर मछली रही प्यासी, उत्तर है। तो तुमने दिए जो गीतों के स्वर हुए अमर, चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादले की ओट में सुना आकाश। तो इस तरह से उन पंक्तियों के बीच में आपको ये उत्तर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। छात्र ये आपको पृष्ठ क्रमांक 17 पर दिया गया है, जो कि एक पत्र लेखन है, अनौपचारिक पत्र है। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है और उसे धन्यवाद देते हुए आपको पत्र प्रारूप तैयार करना है। देखते हैं। पत्र आपने कक्षा 9वीं में भी किया है, तो पत्र का प्रारूप आपको पता ही है, तो भी आप एक बार देख लीजिए प्रारूप किस तरह से है। दिनांक आएगा, संबोधन आएगा, जैसे हम संबोधन में लिखते हैं प्रिय मित्र, प्रिय सहेली। अभिवादन हम उसे कहते हैं, जैसे नमस्ते, प्रणाम। अगला है प्रारंभ, मतलब किस तरह से शुरुआत होती है। विषय विवेचन, मतलब पूरा हमारा विषय किस तरह से आता है। उसके पश्चात ये विषय विवेचन। फिर तुम्हारा या तुम्हारी, अपना नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं और ईमेल आईडी लिखते हैं। पत्र को हम देख लेते हैं इस तरह से, जैसे दिनांक लिखा हुआ है। उसके बाद संबोधन जो है आपका प्रिय मित्र है, अभिवादन जो है नमस्ते है और विस्मयादिबोधक चिन्ह भी उसके साथ है। फिर आपका विषय विवेचन शुरू होता है। 2 दिन पूर्व ही आपका पत्र मिला। सबसे पहले तो मैं वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में आपकी तरफ से मिली बधाई को स्वीकार करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सफलता से मेरे माता पिता मित्र बहुत खुश हैं। आप जैसे मित्रों के कारण ही मुझे निरंतर प्रोत्साहन मिलता है और इसी वजह से मुझे अंतर विद्यालय में वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का अवसर मिला है। आप जैसे सभी मित्रों और हमारे कक्षा अध्यापक सतीश जी चतुर्वेदी सर जी को तहे दिल से आभारी हूँ। एक बार पुनः आपके बधाई पत्र और शुभकामनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद के बाद भी पुनः आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आया है। फिर तुम्हारा मित्र, आपका नाम, पता और ईमेल एड्रेस लिखकर आपके पत्र को समाप्त करना है। व्यक्तित्व स्पर्धा जो होती है वो भाषण प्रतियोगिता में आप प्रथम आए हो, तो आपका मित्र आपको बधाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने धन्यवाद पत्र ये पूरा प्रारूप तैयार किया था। आगे देखते हैं छात्रों, स्वमत अभिव्यक्ति प्रश्न है। फागुन के महीने में प्रकृति रंगों से रंग जाती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। फागुन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में प्रकृति में चारों ओर नवीनता दिखाई देती है। खेत सरसों से पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर पीले रंग की विशाल चादर बिछाई दी गई हो। बीच बीच में अलसी के नीले नीले फूल रंग पर छाप से लगते हैं। पलाश के वन लाल रंग के बड़े बड़े फूलों से लद जाते हैं। दूर से इन वनों को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ों से आग की लपटें निकल रही हों। विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर गुलाबी रंग की नई नई कोपलें आ जाती हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये जैसे पेड़ गुलाबी रंग के वस्त्र से सज गए हों। इनके अतिरिक्त फागुन के महीने में तो होली का त्यौहार आता है, जब चारों तरफ तरह तरह के रंग और अबीर गुलाल की बहार आ जाती है। लोग खुशी से एक दूसरे को रंगों को सरोबोर कर देते हैं। इस तरह से फागुन के महीने में प्रकृति तरह तरह के रंगों से सज जाती है। तो छात्रों, यह जो आपको उत्तर दिया गया है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कठिन है। तो आपको स्वमत अभिव्यक्ति जो प्रश्न होता है वो अपनी मर्जी का लिखना होता है, अपने मन से लिखना होता है। तो फागुन के महीने का बदलाव हमने जब आपको एक्सप्लेन किया था मन कविता, तब आपको बताई थी सभी खुश होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, अच्छा वातावरण होता है, पशु पक्षी सभी प्रसन्न होते हैं। तो फागुन का महीना जो होता है वो बहार लेकर आता है, इसी के साथ साथ होली का त्यौहार लेकर आता है। तो जितना आसान हो सके उतने आसान तरीके से आप अपने उत्तर को तैयार करके लिखिएगा। ये थोड़ा सा कठिन है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्वमत अभिव्यक्ति प्रश्न, आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती हैं, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और वे अपना अपना निर्धारित काम करते हैं। कुछ अंगों से निर्धारित कामों के अलावा
और भी कई तरह के काम लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हाथ काम करने के अलावा सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हाव भाव दिखाए जाते हैं। आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इनसे देखने का काम तो लिया ही जाता है और साथ ही साथ और भी कई काम लिए जाते हैं। आंखों से तरह तरह के इशारे किए जाते हैं जिन्हें सामने वाला आदमी आसानी से समझ लेता है। और आंखें तरेर कर क्रोध प्रकट किया जाता है। आंखें झुकाकर शर्म प्रदर्शित की जाती है। मन में छुपी दुख को देने वाली भावनाओं को आंखों से आंसू लाकर प्रकट किया जाता है। मन भारी होने पर लोग रोकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। कोई अचंभे वाली घटना होने पर वाणी के साथ साथ आंखों से भी भाव प्रदर्शित होता है। आंखों का एक आवश्यक काम है मनुष्य को निद्रा अवस्था में ले जाकर उसे आराम दिलाना। यह काम आंखों को बंद किए बिना संभव नहीं है। इस तरह से आंखें देखने के अलावा कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो छात्रों, इस तरह से आपने देखा आंखें जो है वो देखने के अलावा और कौन से महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो स्वमत अभिव्यक्ति यहाँ पर आपकी ख़त्म होती है। धन्यवाद छात्रों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।